ये स्टोरी होने वाली है एक ऐसे बंदे की जिसे उसके टीम के लोगों ने ही धोखा दिया और उसे सी वैली में गिरा दिया और अपने मेन कैरेक्टर के बेस्ट फ्रेंड को भी मार दिया। उसके बाद अपना एमसी फ्यूचर में रिबॉर्न होता है अपने बेस्ट फ्रेंड के दिए एक लॉकेट के साथ। ये लॉकेट भी बॉस की तरह होने वाला है। अगर तुम नहीं जानते कि बॉस कौन है तो मेरी पहली की वीडियोस देख लो, तुम्हें आइडिया हो जाएगा। फिर अपना फ्यूचर में रिबॉर्न हुआ एमसी फोन में चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके टीम के लोगों ने उसके और उसके बेस्ट फ्रेंड के ऊपर गद्दारी करवाने वाला इल्जाम लगा दिया है। तो अपना एमसी कैसे उन सब से रिवेंज लेगा वो हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा। तो अब शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हमें बताया जाता है एक बच्चा जो कि दिन का प्रतीक है और एक बच्चा रात का प्रतीक है, लेकिन इन दोनों की आपस में कभी नहीं बनती और ये एक दूसरे से नफरत करते हैं। और इस फाइट को जो कि इनके बीच सदियों से चली आ रही है अब वो इंसानों तक पहुंच गई है। और इन दोनों को दिखाते हुए नैरेटर कहता है कि फाइट अभी भी जारी है। अब स्टोरी अपना मोड़ लेती है और हम देखते हैं धूल उड़ रही होती है। कोई कहता है यहां तक कि जो विलेंस हैं हेल में सड़ रहे हैं। फिर हम एक डेविल सी स्माइल देखते हैं, वो एक जोकर था। जोकर हंसते हुए कहता है वो सब भी स्वर्ग में जाने का सपना देख रहे हैं। सबसे खतरनाक और डरावना रास्ता ही होता है हम विलेंस के लिए। वहां पर कई सारे पुलिस वाले भी खड़े थे उसके ऊपर गन पॉइंट करके। फिर हम पूरा सीन देखते हैं। वो जोकर एक बड़े से बॉल पर खड़ा था और बाकी पुलिस वाले अपना काम कर रहे थे। वो जोकर वहां से चिल्लाते हुए कहता है तुम सबका स्वागत है राल्फ के इस शो में। फिर एक पुलिस वाला चिल्लाकर कहता है सब लोग ऊपर देखो। लेकिन उससे पहले ही वो जोकर उस बॉल में अपनी एनर्जी डालकर उन पुलिस वालों की तरफ शूट करता है और उसका नाम था डेथ बॉल। और वह बॉल जब जमीन से टकराती है तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। वो जोकर अपनी जोकरपंती दिखाते हुए कहता है जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल उसी तरह का सीन बना। फिर हमें इसका बायो दिखाया जाता है। ये एक ए रैंक का विलेन है और ये एक समनर है और इसका पूरा नाम है राल्फ द क्राउन। अगले सीन में हम उस जोकर की साइड से एक गन को देखते हैं जिसे वो जोकर भी सेंस कर लेता है। वो अपनी साइड में देखता है तो उसे पता चलता है कि मलबे में से एक पुलिस वाला निकल गया था। वो जोकर उस पुलिस वाले पर अटैक करने के लिए अपना एक मूव रेडी करता है और उसे अपने हाथ में नचाते हुए कहता है कुछ लोग नहीं जानते कि उनकी जगह कहाँ है। और ये कहकर वो जोकर उस पुलिस वाले की तरफ अपना अटैक कर देता है और इसका नाम है एडियोस शक्कर। वैसे शक्कर से याद आया हमारे यहां 50 रुपए किलो है, अपने वहां का बताओ। फिर हम देखते हैं उसके पीछे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। आगे हम थोड़ी भीड़ भाड़ का सीन देखते हैं। तो मैं क्लच लेकर चलता हूं, सिंपल सी भाषा में समझाता हूं। यहां पर मनी हाइस्ट का सीन चल रहा है। एक डाकू कहता है क्या चाहती हो, इस गन से तुम्हारे सिर में छेद कर दूं। वो लड़की कहती है मेरी जिंदगी अभी झंड चल रही है, तू इसे क्यों बंद करना चाहता है। दूसरा डाकू कहता है चलो अब एसबीआई बैंक को लुटते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं एक बस को जो कि वहां पर ड्रिफ्ट मारते हुए आती है। जोकर उधर देखता है और अपने साथियों से कहता है कि अब उन्हें चलना चाहिए। उसके साथ ही लूटा हुआ पैसा राल्फ के पास लेकर आते हैं। वो उन पैसों को उठाकर अपने मुंह के पास ले जाता है और ब्लश करते हुए कहता है मुझे इस खुशबू से प्यार है, मुझे लगा कि खाने वाला है। फिर वो आगे कहता है मैं इन पैसों से सॉरी यहां पर ये पैसे नहीं, बच्चे कहता है। वो कहता है मैं इन बच्चों का इस्तेमाल खुद का राल्फ लैंड बनाने में करूंगा जिसके अंदर हॉरर और टेरर दोनों होगा। उसकी मुस्कान के पीछे दो डाकू एक महिला और उसकी लड़की को पकड़कर ले जा रहे थे। वो बस के पास पहुंचकर ऐसे दरवाजा खटखटा रहे थे मानो कि अपना लोन लेने आए हैं। उसका डोर ओपन होता है। ड्राइवर एक मास्क मैन था। डाकू उससे कहता है इतनी देरी क्यों लगी एक डोर ओपन करने में। ड्राइवर अपने अंदाज में कहता है इस डोर को ओपन होने में टाइम लगता है बेवकूफ। फिर वो उन दोनों से उन माँ बेटी के बारे में पूछता है जिस पर वो डाकू कहता है ये माँ हमारी होस्टेज है और ये बेटी गवर्नर की प्रिंसेस है। तभी उस बच्ची की माँ उनके सामने नील डाउन करके बैठ जाती है और उनसे कहती है वह तो अभी एक बच्ची है। लेकिन वो और कुछ कहती उससे पहले ही वो डाकू उसे एक छमाट लगा देता है। यहां पर माँ बेटी वाला ड्रामा चलने वाला है, इसीलिए मैं इसे स्किप करता हूं। तभी उस डाकू के पीछे से आवाज आती है। वो पीछे देखता है। ये आवाज ड्राइवर की थी। वो उन गुंडों से कहता है
उन्हें जाने दो। गुंडा कहता है, क्या कहा? तभी ड्राइवर आगे बढ़ते हुए उस गुंडे को उसके मुंह से पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है, मैंने कहा उन्हें जाने दे। उस गुंडे का दूसरा साथी कहता है, ये कह रहे हो बेवकूफ? फिर हमें उस ड्राइवर का आखिरी मोमेंट दिखाया जाता है। उसके बाद ये सीन यहीं कट होता है और हम देखते हैं एक गन को। बैकग्राउंड से आवाज आती है। स्पेशल एबिलिटी वाले दो तरह के लोग होते हैं। एक वह जो मदारा उचिहा की तरह होते हैं, जो अपनी इच्छा के लिए विलन बनते हैं, और ये चाइल्ड ऑफ नाइट के डिसेंडेंट होते हैं। इसी वजह से लोग इन्हें विलन कहते हैं। फिर राल्फ बस की तरफ जाने लगता है और अपने साथियों से कहता है, चलो भाई लोग, आज की खुशी में पार्टी करते हैं। ये सुनकर उसके सभी चमचे राल्फ के नाम के नारे लगाने लगते हैं। राल्फ भी बस का डोर ओपन करने आता है, लेकिन तभी बस की खिड़की से राल्फ का एक बंदा आकर गिरता है। राल्फ डरते हुए कहता है, कौन है वहां? कोई बस के अंदर से बाहर निकलते हुए कहता है, ये फाइट जो कि विलेंस के अगेंस्ट है, ये वही ड्राइवर था। वो बाहर निकलकर स्टाइल मारते हुए कहता है, लोग उन्हें चीयर करते हैं और वो लोगों के लिए लड़ते हैं। जोकर घबराते हुए कहता है, अब तुम कौन हो भाई? बस ड्राइवर अपना मास्क निकालते हुए कहता है, ये तो ओबीएस है कि मैं यहां पर कचरा साफ करने आया हूं। जोकर उस ड्राइवर का फेस देखकर कहता है, ये चाइल्ड ऑफ डे का डिसेंडेंट है, लोग इन्हें साइकर कहते हैं। फिर हम उस ड्राइवर का फेस देखते हैं। ये एक एस रैंक हीरो है और इसका नाम है कैसियन ली। मैं बताना भूल गया कि यही हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है और इसके पास भी चोई जॉन गिन की तरह फायर मैजिक का अल्टीमेट वेपन है। कैसियन कहता है, लगभग 1 साल हो गया तुमसे मिले हुए राल्फ, वैसे तुम्हें क्या लगता है? राल्फ कहता है, कैसियन तुम यहां आकर ये क्या बकवास कर रहे हो? फिर हम ली को देखते हैं, वो अपने ईयरबड्स निकालने लगता है। राल्फ कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? जोकर की इतनी फट गई थी कि हमारे एमसी के छोटे से एक्शन से भी उसे डर लग रहा था। फिर कैसियन अपने हाथ में फायर मैजिक एक्टिवेट करता है। जोकर फिर से डरते हुए कहता है, कुछ भी जल्दबाजी में मत करना, ये तुम्हें भारी पड़ेगा। फिर हम राल्फ और उसके साथियों का डरा हुआ फेस देखते हैं। कैसियन कहता है, तो फाइनली अब जब हम यहां अकेले हैं तो राल्फ के शो को स्टार्ट करते हैं। ये सुनकर मानो राल्फ की इतनी फट जाती है जैसे कोई बंदा स्कूल में लड़की को प्रपोज करता है और लड़की जाकर प्रिंसिपल को बता दे। फिर कैसियन कहता है, तुम सब ऐसे कचरा हो जिन्हें रिसाइकिल करने की जरूरत नहीं है। फिर हम कैसियन को देखते हैं। वह इन सब की लंका जलाने के लिए बेताब था। वो कहता है, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा और यहीं पर तुम्हारा बारबेक्यू बना दूंगा। फिर अब ये सीन यहीं कट होता है और हम देखते हैं एक सिटी का सीन। अब ये मत कहना कि फाइट का क्या हुआ। हमारा एमसी एक एस रैंक हीरो है। ए रैंक के किसी बंदे का उसके सामने टिकना नामुमकिन है। और आपने अभी तक जो स्टोरी देखी वो चैप्टर 0 था। अब से ऑफिशियल चैप्टर से स्टार्ट होते हैं। फिर हम देखते हैं जनता के बीच में एक टीवी चल रहा था जिसमें न्यूज रिपोर्टर कैसियन और राल्फ की फाइट के बारे में बता रहा होता है, जैसा साइटामा में हुआ था उसके मेट्योर को तोड़ने के बाद। इसलिए कैसियन को टेम्पररी तौर पर सस्पेंड किया जा रहा है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा वायलेंस किया है। अब सीन शिफ्ट होता है अमेरिका के लैम्प्स वॉशिंगटन ऑफिस पर। उसके अंदर हम देखते हैं एक लड़की को जो चाय की चुस्की लेते हुए कहती है, तो तुम एक विलन हो, है ना? फिर हमें इसकी प्रोफाइल दिखाई जाती है। इसका नाम 2 पेंस स्किलर है और ये भी एक एस रैंक मेज है और इसके पास लाइट मैजिक है। उसके सामने कोई बैठा हुआ था, वो अपने हाथ में लिए कप को क्रश करके कहता है, डायरेक्टर ये कैसियन था। वो गुस्से से कहता है, ये उसके साथ बिल्कुल भी फेयर नहीं है। आप कैसे मुझ जैसे को उन गुंडों से कंपेयर कर सकती हैं? 2 पेंस कहती है, फिर से सोचो कि तुमने क्या किया है। 2 पेंस फिर कहती है, तुम्हारी लापरवाही की वजह से राल्फ फिर से भाग गया और जनता भी हमसे मुंह मोड़ चुकी है। फिर कैसियन कहता है, क्योंकि उसने होस्टेजेस को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। डायरेक्टर कहती है, तो तुम्हें और केयरफुल रहना चाहिए था। तुम्हें यह तो पता ही है कि पब्लिक की सिक्योरिटी पहले आती है। कैसियन अपने अंदाज में कहता है, मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस है कि मैं उन्हें बिना हार्म किए भी बचा सकता था। फिर थोड़ी और देर तक इनकी बकवास चलने वाली है, इसलिए मैं इसे स्किप करता हूं। अब हम देखते हैं कैसियन वहां से जाते हुए कहता है, वो आयरन विच हमेशा की तरह कड़वा बोलती है। वो अपने मन में कहता है,
आखिर जैफ ने कैसे उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया। और भाई, स्टोरी की शुरुआत में मैंने हमारे एएमसी के जिस बेस्टी के बारे में बताया था, वो जैफ ही है। वो यही सब सोचते हुए जा रहा था, तभी उसे किसी का कॉल आता है। वो जब चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये उसके बेस्टी जैफ का फोन है। कैसियन भी हमारी तरह ही अपने फोन को कान में लटकाकर जैफ से कहता है, यो ब्रो, क्या हालचाल। वेंडिंग मशीन से उसका कोका कोला बाहर निकल कर आता है, लेकिन जैफ उससे कहता है, तुम्हें अभी मेरे पास आना होगा। कैसियन उससे पूछता है, तुम अभी हो कहाँ पर और मुझे आना कहाँ है। जैफ कहता है, तुम्हें रोड्स में आना है। कैसियन शॉक्ड होकर कहता है, ये जगह तो ग्रीस में है। फिर हमें कैसियन के देश का एयरपोर्ट ना दिखाते हुए सीधे रोड्स के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, और फिर फिल्मों की तरह ग्रीस का सीन। फिर हम एक कप चाय का सीन देखते हैं। ये कैसियन था। वो इस चाय को पीकर कहता है, मुझे जैफ का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हम देखते हैं कैसियन एक रेस्टोरेंट में बैठा था। वो जैफ के बारे में याद करते हुए कहता है, मुझे उससे मिले हुए काफ़ी समय हो गया है, शायद 6 मंथ हो गए हैं। उसके बाद वो अपना पास्ट याद करता है। उसके पास्ट में हम देखते हैं HC ऑर्फनेज को। उसके बाद हम मिट्टी से बने टॉयज को देखते हैं। कोई कहता है, ये सच में अमेजिंग है, और इनका मूव करना, ये सच में इनक्रेडिबल है। ये आवाज़ छोटे कैसियन की होती है। वो कहता है, जैफ, ये सच में अमेजिंग है। क्या ये जिंदा है? जैफ कहता है, नहीं, मैं इन्हें बस अपनी पावर्स का यूज करके मूव करवा सकता हूं। कैसियन कहता है, क्या ये आपकी पावर है? छोटा कैसियन एक्साइटेड होते हुए कहता है, तुम्हारी पावर्स जिस तरह से काम करती है, सच में ऐसा लगता है कि ये सभी जिंदा है। और क्या सच में अब तुम एक साइकर बनने वाले हो? इससे तुम विलेंस को मार सकते हो और टीवी में भी आ सकते हो। लेकिन जैफ कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं इतना काबिल हूं कि मैं एक हीरो बन सकूं। लेकिन कैसियन उसको कॉन्फिडेंट करते हुए कहता है, शायद तुम नहीं जानते, लेकिन तुम सच में कूल हो। कैसियन कहता है, ये सभी ऑर्फेंस को अमेरिका भेजने से 2 साल पहले की बात है। क्या उस वक्त मुझे किसी चीज की परवाह भी थी? वो मुस्कुराते हुए डोरेमोन का गाना याद करने लगता है और कहता है, मैं उन दिनों को बहुत मिस करता हूं। और इस सीन में उसकी चाय खत्म हो जाती है। फिर हम कैसियन को एक स्ट्रीट में चलते हुए देखते हैं। वो अपने फोन में देखते हुए कहता है, उसने जिस टाइम पर आने के लिए कहा था, मैं तो आ गया, लेकिन वह खुद लेट है और वो अपना फोन भी नहीं उठा रहा है। कहीं उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं है। लेकिन उसके पीछे कोई आ गया था जो जोर जोर से ब्रीदिंग कर रहा था। ये शायद जैफ है। वो बुरी कंडीशन में था और वो कैसियन को आवाज लगाता है। कैसियन जैसे ही उसकी तरफ देखता है, वो एकदम शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जैफ बहुत बुरी कंडीशन में था। कैसियन जैफ को सहारा देते हुए कहता है, आइमिन पूछता है, जैफ, ये तुम्हें क्या हुआ? कहीं किसी पावरफुल विलेन के साथ तुम्हारी फाइट तो नहीं हुई? जैफ उससे कहता है, शायद मुझे तुम्हें यहां नहीं बुलाना चाहिए था। जैफ की कंडीशन और भी खराब होने लगती है। कैसियन उससे कहता है, अभी इन सब बातों का समय नहीं है। और तुम कहना क्या चाहते हो? जैफ कैसियन को एक पेंडेंट देते हुए कहता है, पहले इसे पकड़ो, अभी इन सब बातों का समय नहीं है। फिर हम देखते हैं जैफ की कंडीशन इतनी सीरियस हो जाती है कि वो अब खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। कैसियन जैफ से कहता है, तुम्हें बहुत बैड इंजरी हुई है। लेकिन जैफ उससे कहता है, मैं ठीक हूं, तुम बस इस नेकलेस को पकड़ो। इतना बोलते ही अगले सीन में हम देखते हैं जैफ के मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है। वो खून खांसने लगता है, जिसे देखकर कैसियन शॉक्ड हो जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि जैफ को किसी ने पॉइजन दिया है। जैफ कैसियन के शोल्डर्स पर हाथ रखकर कहता है, कैसियन, अभी ये सब एक्सप्लेन करने का वक्त नहीं है। तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, यहां से जल्दी से निकलो। लेकिन कैसियन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सिचुएशन का क्या हाल है। वो जैफ से कहता है, तुम थोड़ा रुको, मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करता हूं। लेकिन उनके पीछे भी कोई आ गया था। कैसियन उस तरफ हैरानी से देखता है। अंधेरे में उसे सही से दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वह आवाज लगाकर कंफर्म करने की कोशिश करता है, क्या वहां कोई है या नहीं। उस बंदे ने मास्क लगाया हुआ था और उसके पास एक कटाना थी,
लेकिन जैफ को समझ आ जाता है कि वो आ गया। जैफ तुरंत कैसियन को धक्का देकर खुद से दूर कर देता है और फिर पीछे की तरफ देखता है। वो मास्क मैन भी उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़कर जैफ के ऊपर अपनी कटाना से अटैक कर देता है। उसने जैफ की गर्दन उड़ा दी थी। कैसियन को एक बड़ा सदमा लगता है। जैफ की गर्दन अलग देखकर वो चिल्लाते हुए जैफ का नाम लेता है, लेकिन अब जैफ का चैप्टर यहीं क्लोज हो जाता है। वो उसकी डेड बॉडी के पास नील डाउन करके बैठ जाता है और अभी भी कैसियन सदमे में था। तभी उसकी नजर पड़ती है उस मास्क मैन के ऊपर। वो वहां से भागने लगता है, जिसे देखकर कैसियन को बहुत गुस्सा आता है। वो भी चिल्लाते हुए उसके पीछे भागने लगता है और उस मास्क मैन से रुकने के लिए कहता है। फिर आगे हम देखते हैं, रात हो गई होती है और अब सीन एक सी वैली का होता है। उस मास्क मैन के साथ कैसियन भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया था। कैसियन डीप ब्रीदिंग करते हुए उस मास्क मैन को गाली देने लगता है और वो उससे कहता है, क्या ये रिवेंज लेने के लिए था या किसी ने इसके लिए तुम्हें पे किया था? लेकिन कैसियन आगे कहता है, कोई भी रीजन हो इससे फर्क नहीं पड़ता। वो बहुत गुस्से से उस मास्क मैन से कहता है। फिर हम देखते हैं कैसियन अपनी फायर पावर को अपने हाथ में गैदर करने लगता है और उस मास्क मैन से कहता है, जहां तुम खड़े हो मैं तुम्हें वहीं पर फ्राई कर दूंगा, और अगर ये आखिरी बार भी हो तब भी मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगा। फिर हम देखते हैं वो मास्क मैन अपना मास्क निकालते हुए कहता है, कैसियन तुम फिर से अपनी गंदी लैंग्वेज में बात कर रहे हो? कैसियन उसका फेस देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, जैक क्या ये तुम हो? फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है। इसका पूरा नाम जैक खालिद है और ये भी एक एस रैंक का हीरो है और ये एक नाइट है। कैसियन उससे गुस्से से गाली देते हुए कहता है, आखिर तुमने जैफ को क्यों मारा? जैक कहता है, मैं बस एक ट्रेटर को ठिकाने लगा रहा था। कैसियन फिर से गुस्से से कहता है, आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तभी उसके पीछे से एक लड़की आकर कहती है, ये सही कह रहा है। कैसियन इस आवाज को जानता था। फिर से वह लड़की कहती है, जैफ ने हम में से एक को मार डाला था और इसका हमारे पास एक विटनेस और प्रूफ भी है। फिर वो लड़की स्टाइल से एंट्री करती है और कहती है कि इस बारे में लैंपस के लीडर भी जानते हैं। फिर हमें इसका बायो दिखाया जाता है। इसका नाम लायरा है और ये एक आइस मैजिक यूजर है। फिर जैक कहता है, कैसियन तुम्हारे ऊपर भी ट्रेटर का संदेह है, क्योंकि वो तुम ही हो जिसने जैफ से आखिरी बार बात की थी, और हमें सब सही सही और सच बताओ कि उसने तुमसे और तुमने उससे क्या बात की थी। जैक भी एकदम सीरियस था और लायरा भी अपने अटैक के लिए रेडी थी। हम देखते हैं कैसियन एक लंबी सांस लेता है और उनसे कहता है, जैफ पिछले 10 ईयर से एक साइकर के तौर पर काम कर रहा है और उसने आज तक किसी इंसान को चोट भी नहीं पहुंचाई है, और जितना मैं जैफ को जानता हूं, भले ही उसे कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, वो कभी भी एक इंसान को नहीं मार सकता। और तुम कह रहे हो कि उसने एक साइकर को मार डाला। लायरा अपने मैजिक को गैदर करते हुए कहती है, यहां हमारे सिवा 2 और एस रैंक के हीरोज मौजूद हैं, इसीलिए जो करना सोच समझ कर करना। जैक कैसियन से कहता है, तुम एक साइकर होती उसकी तरह एक्ट करो और ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है। लेकिन कैसियन को तो मानो इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो स्माइल करने लगता है और जैक से कहता है, तुम सही कह रहे हो कि मैं एक साइकर हूं, तो मुझे उसी की तरह एक्ट करना चाहिए, रैशनल और काल्म। लायरा कुछ देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो देखती है कैसियन अटैक करने के लिए जैक की तरफ आगे बढ़ गया था। कैसियन कहता है, इसीलिए अब मैं तुम्हें मार दूंगा। जैक भी अपनी कटाना के साथ तैयार हो गया था। वो कैसियन के ऊपर स्लैश करता है, लेकिन कैसियन उसके इस हमले से बच जाता है और जैक के ऊपर अपनी एक टेक्निक जिसका नाम है फायर फिस्ट उससे अटैक करता है, जिसे जैक अपने हाथों से रोककर पीछे की तरफ खिसक जाता है। फिर जैक अपनी स्वॉर्ड पर माना फ्यूज करने लगता है और वो भी अपनी एक टेक्निक जिसका नाम है शैडो स्वॉर्ड उससे कैसियन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। और लायरा भी अपनी आइस मैजिक के साथ एक अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है जिसका नाम था कोल्ड ब्लास्ट। और हमारा एमसी भी उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं तुम सबको मार डालूंगा। ये तीनों ही अपना अपना अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और इन सब का अटैक टकराने के साथ ही नलिफाई हो गया था।
कैसियन अपने दोनों हाथों में अपनी फायर मैजिक से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एक स्नाइपर की गोली उसे आकर लगती है। जैसे ही वो गोली कैसियन के लीवर में लगती है, वैसे ही वो अपने घुटनों पर आ गया था और दर्द से चिल्लाने लगता है। कैसियन अपने घाव के ऊपर हाथ रखकर कहता है, तो वो दूसरा साइकर एक स्नाइपर है। फिर लायरा कहती है, सरेंडर कर दो कैसियन। अगर तुम कॉपरेट करने से मना करोगे तो अगला निशाना तुम्हारा हेड होगा। लेकिन कैसियन भी उनका उसके पास आने का ही वेट कर रहा था। फिर से वो अपनी फायर पावर को अपने हाथ में गैदर करते हुए कहता है, तुम सब भांड में जाओ। जैक ये देखकर एकदम शॉक्ड हो गया था। कैसियन अपना अटैक उनकी तरफ लॉन्च करते हुए कहता है, इसे खाओ, इसका टेस्ट अच्छा है। और उसके इस अटैक का नाम है हेल फायर। उनकी तरफ एक बड़ा धमाका करने के बाद कैसियन तुरंत वहां से भागने लगता है और अपने मन में कहता है, मैं अकेला 4 से नहीं लड़ सकता। ये कहकर कैसियन उस सी वैली से जंप कर देता है, लेकिन तभी फिर से एक बुलेट आकर उसे लगती है। इस बार स्नाइपर से सीधा अटैक उसके दिल के ऊपर होता है। वो गिरते हुए अपने मन में कहता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ उसके और उसके बेस्टी के साथ? क्या जनता ने हमारी ऑर्गेनाइजेशन से मुंह मोड़ लिया था? इसी वजह से हमें खत्म करने के लिए ये सब हुआ। हम देखते हैं वो पानी में गिरता है और डूबने लगता है। डूबते हुए वो खुद से कहता है, मैं अभी इस तरह से नहीं मर सकता और मैं कम से कम उनसे बदला लेकर मरना चाहता था। हम देखते हैं तभी उसके पास से वही नेकलेस जो कि उसे जैफ ने दिया था वो ग्लो करने लगता है। लेकिन कैसियन अभी भी डूबा जा रहा था। अब ये सीन यहीं कट होता है और हम किसी और जगह को देखते हैं। कोई कहता है, ये इसे क्या हो गया? कोई कहता है, ये सांस नहीं ले रहा। फिर कोई कहता है, कहीं वो मर तो नहीं गया? हम देखते हैं एक लड़के को जिसका सिर किसी ने टॉयलेट में डुबो कर रखा था। वैसे हमारे एमसी के पास फायर की एबिलिटी है, लेकिन उसका रिश्ता पानी के साथ ज्यादा बेहतर है। मारने के साथ भी पानी में और रिग्रेशन के बाद भी पानी में। खैर, उन बुली में से कोई कहता है, ये ठीक नहीं है। अगर हम यहां रुके तो पकड़े जाएंगे, इसलिए सभी भागो यहां से। फिर जिस टॉयलेट में हमारे एमसी को डुबो कर रखा था, अब उसमें से बबल्स निकलने लगते हैं और अब फाइनली हमारा हीरो अपना हेड उसके अंदर से निकाल लेता है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह अभी है कहां पर। हम देखते हैं जैफ ने उसे जो नेकलेस दिया था वो खुद ब खुद उसके गले में है। वो इसे देखकर भी शॉक्ड था, क्योंकि एक बार को मान लो कि तुम रिग्रेस्ट हुए हो, लेकिन मरने से पहले की कोई चीज भी आपके पास हो, ये थोड़ा मुश्किल है। वो अभी भी टॉयलेट में पड़ा यही सोच रहा है कि वह अब भी है कहां पर। फिर वो वहां से निकलते हुए कहता है, मैं तो क्लिफ से नीचे कूद गया था, और तो और मुझे गोली भी लगी थी। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि मेरी वॉइस कुछ चेंज लग रही है। ये भी चेन की तरह अपना रिफ्लेक्शन देखने लगता है। वो अपने फेस पर हाथ रखकर कहता है, ये हो क्या रहा है? क्या ये मैं हूं? फिर एमसी कहता है, नो वे, इसका या इस बात का कोई सेंस नहीं बनता कि मैं रिग्रेस्ड हुआ हूं, और आखिर मैं एक बच्चे की तरह क्यों लग रहा हूं? मेरी बॉडी के साथ क्या मसला चल रहा है? फिर वो टोटी ऑन करता है और अपने फेस को नहलाने लगता है, इस उम्मीद में कि ये कोई सपना है तो जल्दी खत्म ही जाए। लेकिन फेस पर पानी लगाकर ये मेरी तरह ही बचे हुए पानी को अपने बालों में लगा लेता है। फिर हम इसका एंग्री फेस देखते हैं मिरर के रिफ्लेक्शन में। एमसी कहता है, नहीं, ये कोई सपना नहीं है। वो बेसिन को क्रश करने के लिए अपनी पावर लगाने लगता है। तभी उसे कुछ कुछ होने लगता है। वो अपना सिर पकड़ लेता है और अपने मन में कहता है, एक के बाद एक सर दर्द, अभी ही इन्हें क्यों आना था? तभी उसे इस बॉडी के असली ऑनर की सारी मेमोरी याद आने लगती है। बेसिकली सारी नहीं, सिर्फ कुछ मेन यादें। उसे इसमें इस बंदे की जिसकी बॉडी में वो आया है, उसे एक लड़की के साथ इसकी मेमोरी मिलती है, शायद इसकी क्रश होगी। और फिर उन बुली को भी देखता है जिन्होंने उसे मार मार के इस टॉयलेट में डुबो दिया था। ये सब देखने के बाद एमसी बताता है कि अब से उसका नाम गंगू ग्वान है, तो अब से मैं इसे वॉन या फिर कैसियन ही कहूंगा। खैर, वो आगे कहता है, मैं इस वक्त कोरिया में हूं। हम देखते हैं उसके नेकलेस से लाइट निकलने लगती है, लेकिन उसे अभी इसके बारे में नहीं पता होता। वॉन अभी भी यही सोच रहा था कि इस दुनिया के साथ उसकी क्या दिक्कत है और ये सारी मेमोरीज उसकी नहीं है, तो आखिर ये उसके मन में आई कैसे? तभी उसे कोई आवाज लगाता है। वो कहता है, क्या तुम उठ गए कैसियन? वॉन एकदम शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि इस आवाज में बहुत प्रेशर था।
वॉन इधर उधर देखकर कहता है, कौन है? कौन है यहां पर? तभी उसके नेकलेस में से डार्क ऑरा रिलीज होने लगता है और उसके नेकलेस से कुछ तो निकलकर बाहर आता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड नहीं होता, क्योंकि जिसे अभी अभी कई सारे शॉक लग चुके हों उसे एक्सपीरियंस हो जाता है। वो नेकलेस भी अपना रूप लेने लगता है। ये भी कुछ हद तक बॉस लग रहा था। बॉस कहता है, मेरा नाम मोरस है और मैं एंशिएंट टाइम के माइटी सोल्स में से एक हूं। ये सुनकर हमारा एमसी अब तक शॉक्ड नहीं था, लेकिन ये बात सुनकर कि अब उसके पास भी चेन भाई साहब की तरह बॉस होगा, इसीलिए हैरान था। लेकिन वॉन इतना मगन हो गया था कि बॉस के ऊपर फिंगर पॉइंट करके कहता है, आखिर तुम क्या चीज हो? मैंने देखा कि तुम इस नेकलेस से बाहर निकले हो। बॉस कहता है, मैं कोई या तुम्हारा क्या नहीं हूं, मैं हूं मोरस, और मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। बॉस, या कहूं मोरस, सीरियस होकर कहता है, तुम्हारे पास कई क्वेश्चन होंगे मुझसे पूछने के लिए, क्या तुम उनके जवाब नहीं जानना चाहते हो? वॉन भी खामोश हो जाता है, क्योंकि मोरस सही कह रहा था कि उसे अभी बहुत कुछ के बारे में पता होना चाहिए। फिर हम सीन देखते हैं, स्कूल के बाहर का। वॉन कहता है, अगर मैं इसे सही समझ रहा हूं तो वॉन मोरस से पूछता है, क्या तुमने मुझे फिर से जिंदा किया? मोरस थोड़ा चिढ़कर कहता है, एक ही बात कितनी बार बतानी पड़ेगी कि मैंने ही किया है। फिर मोरस उससे कहता है, वैसे तुम्हारा कोरियन लैंग्वेज काफी अच्छी है। वॉन कहता है, पिछली जिंदगी में मेरे अडॉप्ट होने से पहले मैं यहीं रहता था। लेकिन वो अभी भी अपने पास्ट को याद करते हुए गुस्से में आ जाता है और कहता है, मैं मर गया, फिर से जिंदा हो गया, इसका कोई सेंस नहीं बनता। तभी उसकी इमेजिनेशन को कट करते हुए मोरस उससे कहता है, जैफ ने मुझे तुम्हें दिया था, याद है? उसने ऐसा तुम्हारी सेफ्टी के लिए किया था। पहले तो वो उसकी बातों पर ज्यादा फोकस नहीं करता है, फिर अपने दोस्त जैफ को याद करते हुए कहता है, तो जैफ ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कहा था, और उसने रोड्स में जो कहा था उसका मतलब इससे था। फिर वॉन एक लंबी ब्रीदिंग करता है। फिर वॉन कहता है, अगर ऐसा है तो फिर जैफ किसकी तलाश कर रहा था? जहां तक मुझे याद है शायद वो एक स्वॉर्ड थी। मोरस उससे कहता है, एक बात मार्क कर लो, वो स्वॉर्ड कोई मामूली स्वॉर्ड नहीं थी, वो थी स्वॉर्ड ऑफ एनिहिलेशन, यानी तबाही की तलवार। फिर मोरस आगे कहता है, ये एक एंशिएंट स्वॉर्ड है, मिथ के वार से बहुत समय पहले बनाया गया था इस स्वॉर्ड को। लेकिन चेन की तरह एक्ट करते हुए वॉन कहता है, आखिर तुम्हें कैसे पता कि उस स्वॉर्ड को बहुत समय पहले बनाया गया था? मोरस कहता है, वो इसलिए क्योंकि मैं भी एक एंशिएंट टाइम का माइटी सोल हूं, और जब तुम्हें कुछ पता ना हो तो सामने वाले की बात सिर्फ सुननी और समझनी चाहिए और अपना लॉजिक नहीं लगाना चाहिए। ये बात सुनकर वॉन थोड़ा चिढ़ जाता है। फिर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। वॉन उससे कहता है, आखिर मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं और किस आधार पर? हैं? क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? फिर मोरस कहता है, तुम्हें फिर से जिंदा करने के लिए मुझे अपनी आधी पावर्स का सैक्रिफाइस करना पड़ा। वॉन कहता है, क्या सैक्रिफाइस? मुझे अभी भी यकीन नहीं है। लेकिन तभी वो फोन में कुछ ऐसा देखता है जैसे किसी ने उसके ऊपर पैसों का इनाम रख दिया हो। उसे अपनी आंखों पर बिलीव नहीं होता, क्योंकि उसके फोन में ट्रेडिंग न्यूज जो चल रही थी वो और किसी की नहीं बल्कि कैसियन और जैफ के बारे में ही थी। चलो इस न्यूज को शॉर्टकट में समझा देता हूं। मतलब ये साफ है कि कैसियन को एक विलन और जैफ को एक ट्रू हीरो बना दिया गया है, यानी कि ट्रेटर कैसियन ली ने एक काबिल हीरो जैफ को मार डाला है और लैम्पस ने उसे मार डाला है। ये देखकर वॉन एकदम शॉक्ड रह जाता है और कहता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? वो एकदम गुस्से में कहता है, इनके कहने का क्या मतलब है कि मैंने जैफ को मार डाला था? हम देखते हैं जिस हाथ से उसने फोन पकड़ा हुआ था उसका वो हाथ कांपने लगता है। वो जैफ के साथ अपनी पुरानी मेमोरी याद करते हुए कहता है, ये क्या बकवास हो रही है? मैं जैफ को कभी नहीं मार सकता, भले ही वह मेरी जान ही क्यों ना ले ले, लेकिन मैं उसकी जान नहीं ले सकता। यही सोचकर उसे काफी गुस्सा आता है और थॉर की तरह पहले उसके दांतों से लाइटनिंग निकलने लगती है। वॉन कहता है, लैम्पस के सभी कमीने, आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? मैं इनोसेंट हूं, लेकिन उन्होंने मुझे फंसाया और ऐसा दिखाया कि जैफ को मैंने ही मारा है। लेकिन अब उसके अंदर से काफी इंटेंस एनर्जी निकलने लगती है। मोरस भी ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो उसे शांत करते हुए कहता है, शांत हो जाओ कैसियन, अभी तुम ठीक हो। लेकिन तभी वॉन के फेस पर कुछ होने लगता है।
और उसकी एक आंख का कलर भी चेंज हो जाता है। और तभी हम एक लाइटनिंग को देखते हैं। वॉन को बहुत दर्द होने लगता है। वो दर्द में चिल्लाते हुए कहता है, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? फिर जब उसकी अवेकनिंग खत्म हो जाती है तो वो अपने हाथ को देखता है, जो अब एक क्लॉ में चेंज हो गया था। इसे देखकर वो फिर से हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं उसके फाइनल फॉर्म को, जिसे देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये हुआ क्या है उसके साथ। और अब ये सीन यहीं कट होता है। हम देखते हैं किसी और जगह का सीन। कोई कहता है, आखिर उन्हें इतना समय क्यों लग रहा है आने में? दूसरा कहता है, अभी रोना बंद करो। हम देखते हैं स्कूल के पीछे वाली जगह पर कुछ बुली को। उनमें से एक कहता है, वो जल्दी हमारे पास आता ही होगा। तो पीले बालों वाला लड़का भी हामी भरता है। अगले सीन में एक मोटा लड़का उनकी तरफ दौड़ते हुए आने लगता है। पर्पल हेयर वाला बुली कहता है, इसकी रनिंग को तो देखो, लग रहा है कि मैराथन कंप्लीट करके आ रहा हो। ये सुनकर येलो हेयर वाला बुली कहता है, उससे भी बदतर। पर्पल हेयर वाला बुली उस मोटे लड़के से कहता है, क्या तुमने चेक किया? जिस पर मोटा लड़का हामी भरता है। फिर वो कहता है, हाँ मैंने देखा, लेकिन बाथरूम में कोई नहीं था। इसे सुनकर सभी बुली हैरान रह जाते हैं। जिस बुली ने बेसबॉल बैट लिया था वो उस मोटे लड़के से पूछता है, कोई भी नहीं था बाथरूम में? क्या तुम सच बोल रहे हो? फिर वे सभी उससे पूछते हैं, तो फिर पुलिस का क्या? कोई एम्बुलेंस भी नहीं आई अब तक? मोटा कहता है, नहीं, मैंने किसी को भी नहीं देखा। एक बुली गुस्सा होकर कहता है, क्या क्या तुमने कहा कि वो मर गया? हम देखते हैं ये येलो हेयर बुली था। वो आगे कहता है, तुम कह रहे हो कि उसकी सांसें नहीं चल रही? बेसबॉल वाला बुली कहता है, क्यों रास्ता नहीं, मैंने खुद चेक किया था कि उसकी सांसें नहीं चल रही थीं। मेन बुली उस मोटे से कुछ सामान लेकर उसे वहां से जाने को कहता है। मोटा हामी भरते हुए वहां से चला जाता है। येलो हेयर बुली बेसबॉल वाले बुली से कहता है, मैं फालतू में परेशान हो रहा था, ये सब तेरी गलती है। लेकिन उनके पीछे से कोई कहता है, हाँ ये ठीक है, अब बंद करो ये ड्रामा, वैसे भी उस कचरे ने हमें बाइट नहीं किया है। येलो हेयर बुली कहता है, तो अब तुम इस बारे में क्या करने वाले हो? वो अननोन कहता है, तुम क्या सोचते हो? फिर हम देखते हैं वो अननोन एक शिप लेता है और हम देखते हैं ये पर्पल हेयर बुली होता है। वो स्कैरी फेस बनाकर कहता है, अगर वो जिंदा भी रहा तो फिर से उसे दफन कर देंगे। फिर ये सीन यहीं कट होता है और हम देखते हैं स्कूल के टेरेस पर वॉन आया हुआ था। मोरस वॉन की तारीफ करते हुए उससे कहता है, तो तुमने डिसाइड किया कि तुम यहां आकर खुद को छुपा सकते हो। ये सच में एक स्मार्ट तरीका था, कैसियन। वॉन उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, चुप करो और बंद करो अपनी ये बकवास। हम उसके साइड में फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर वॉन स्पाइडरमैन की तरह स्कूल के टेरेस पर आया था। वॉन मोरस पर गुस्सा होते हुए कहता है, मुझे बताओ, आखिर मैं एक विलेन कैसे बना? मोरस उसे इग्नोर करते हुए कहता है, अभी भी तुम गुस्सा हो? फिर मोरस उससे कहता है, क्योंकि तुम मरना चाहते थे और अब तुम्हारे जीवन में वापस आने से भाग्य का रास्ता बदल गया है। और जिस बॉडी में तुम आए हो उसका असली मालिक गंगू एक विलेन के रूप में रिबॉर्न होना चाहता था। एक विलेन जो कि अपॉक्लिप्स लाने की क्षमता रखता है। लेकिन तभी वॉन उसे चुप कराते हुए कहता है, जरा रुको, तुमने अभी क्या कहा? एक अपॉक्लिप्स तो क्योंकि मुझे वापस लाया गया है। क्या यह बेवकूफ़ी भरा भाग्य मुझे विरासत में मिला है? वो एक्साइटेड होते हुए मोरस से पूछता है, जिस पर मोरस भी हामी भरता है और कहता है, सही पकड़े हैं। ये सुनकर वॉन हंसने लगता है। फिर वो कुछ याद करते हुए कहता है, पहले मैं एक टॉप क्लास का साइकर हुआ करता था और अब मैं एक विलेन बन गया हूं। मैं इतना कैपेबल हूं कि या फिर आने वाले समय तक बन सकता हूं एक अपॉक्लिप्स और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकता हूं। उसका वो हाथ शेक कर रहा था। फिर वो अपना गुस्सा दीवार पर निकालता है, जिससे वॉल पर एक बड़ा इम्पैक्ट होता है। इससे यही समझ आता है कि विलन्स पैदा नहीं होते, बल्कि आसपास के लोग ही उन्हें ऐसा बना देते हैं। वॉन चिल्लाते हुए कहता है, आखिर क्यों? वो मोरस पर गुस्सा करते हुए कहता है, आखिर मैं ही क्यों? मुझे ही क्यों लाया गया वापस? मोरस उससे कहता है, कैसियन, अपने इमोशंस कंट्रोल करने की कोशिश करो। लेकिन वॉन उसे चुप रहने को कहता है। फिर मोरस कुछ याद करते हुए कहता है, जैसा कि तुम्हें पता है, विलेंस अपने रीजंस के बियॉन्ड काम करते हैं, सिर्फ पावरफुल गोल्स के लिए।
मुझे यकीन है कि तुम भी ऐसा ही फील कर रहे होगे। तुम्हारे माइंड की गहराई में एक मलेशियस इंटेंट है। मैं फिलहाल के लिए इसे हैंडल कर सकता हूं, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारा रेज यानी गुस्सा बढ़ेगा, मेरे लिए भी इसे हैंडल करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। और अगर ऐसा होता है कि तुम अपने इमोशंस पर अपना कंट्रोल लॉस कर देते हो तो। लेकिन वॉन कहता है, इतना लेक्चर काफी है। वॉन नीचे बैठकर अपने सिर पकड़ लेता है और कहता है, यानी इस केस में मैं एक विलेन हूं। वो और ज्यादा परेशान होने लगता है। तभी उसके अंदर से एक आवाज आती है, तुम्हें जीना होगा। जिस आवाज को सुनकर वॉन हैरान हो जाता है। मोरस उससे कहता है, ये वही है जो जैफ अगर यहां होता तो यही कहता तुमसे। वॉन पूछता है, आखिर इसका क्या मतलब है? मोरस वॉन से कहता है, जैफ के तुम्हें दोबारा देखने से पहले उसने मुझसे कहा था कि उसे तुमको इस मामले में घसीटने के लिए रिग्रेट है। वो जानता था कि उसकी मौत बस कुछ कदम की दूरी पर है। वो चाहता तो इन सबको खत्म कर सकता था, लेकिन उसने कोई रास्ता नहीं चुना इससे बाहर निकलने का, और इसके बजाय उसने अपनी लास्ट होप तुम्हें सौंप दी, और तुम्हें जिंदा रखने के लिए। फिर मोरस आगे कहता है, अगर मेरे सेक्रीफाइस से तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है तो कम से कम जैफ के सेक्रीफाइस को वेस्ट मत होने दो। जिस पर वॉन हामी भरता है। मोरस वॉन के ऊपर हंसते हुए कहता है, अच्छा है कि तुमने खुद को शांत कर लिया और वापस इस रास्ते पर आ गए। वॉन एम्बेरस्ड होकर कहता है, अब मेरा मजाक बनाना बंद करो। फिर मोरस उससे कहता है, ये तुम्हारी जिंदगी है, जैसा चाहो वैसा करो। अगर तुम फिर से एक इंसान के रूप में नहीं जाना चाहते तो। वॉन उससे कहता है, हां, मैं समझ सकता हूं। फिर मोरस वॉन से कहता है, मुझे हेफे मत कहो, मेरा भी एक नाम है और तुम मुझे बुला सकते हो मोरस द माइटी सोल। वॉन एकदम सिग्मा की स्टाइल में कहता है, तुम जो भी, उससे फर्क नहीं पड़ता, और अब ये माइटी सोल की बकवास करना बंद करो। लेकिन मोरस को खुजली हो रही थी। वो वॉन से कहता है, क्या तुम जानना नहीं चाहते आखिर मैं ये क्यों कह रहा हूं? वॉन कहता है, मैंने तुमसे नहीं पूछा और बताना भी मत। ये सच में काफी कोल्ड रिप्लाई था, लेकिन वॉन उसकी तारीफ में सिर्फ इतना कहता है, तुम किसी मरे हुए को दोबारा जिंदा कर सकते हो। यह सुनकर मोरस कहता है, तुम समय के साथ सब जान जाओगे। एक बार तुम मेरे साथ उस तबाही की तलवार को खोज लो। वॉन कहता है, अब फिर से ये महाभारत मत शुरू करो। लेकिन फिर वो कुछ सोचते हुए अपने मन में कहता है, क्या एक स्वॉर्ड नहीं, वह स्वॉर्ड ऑफ एनिहिलेशन यानी डिस्ट्रक्शन है? क्या ये जैफ की मौत से रिलेटेड है? मोरस कहता है, हां, ये हो सकता है और मुझे यकीन भी है। वॉन अपने मन में कहता है, क्या ये मेरी मन की बात सुन सकता है? लेकिन ऐसा हो भी सकता है। अगर ये किसी मरे हुए को जिंदा कर सकता है तो। तभी उसे कोई बगल से आवाज लगाता है, लेकिन प्यारी आवाज से नहीं। वो कहता है, सुन लूजर। दोनों ही उधर देखते हैं। ये वही तीनों बुली थे। वे सब दांत फाड़ते हुए वॉन की तरफ आगे बढ़ रहे थे। फिर इन तीनों में से इनका बॉस कहता है, वॉन को नीचा दिखाते हुए, देखो जरा, ये हमारे सामने खड़ा है और जिंदा भी है। मुझे तो लगा कि ये मर चुका होगा। अब ये सीन यहीं कट होता है। हम देखते हैं स्कूल के कॉरिडोर में कुछ लड़कियां किसी को देखकर ब्लश कर रही थीं। फिर हम देखते हैं एक रेड हेयर बॉय को, जो कि के पॉप की तरह लग रहा था। कुछ लड़कियां कहती हैं, ये बंदा सच में कितना हॉट है। दूसरी लड़की कहती है, वो हैंडसम ही नहीं बल्कि इस स्कूल में सबसे ज्यादा हॉट है। फिर हमें इसकी जानकारी दी जाती है, ये भी एक साइकर है। इसका नाम यू चैन किम है और ये भी कैसियन की तरह फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है, या यूं कहें कि इसके पास भी फायर एलिमेंट है, लेकिन इसकी रैंक अननोन है। वो कॉरिडोर में चलते जा रहा था, तभी उसे किसी का कॉल आता है। वो अपना फोन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये फोन दाएवुंग ली सियोनबे नाम के बंदे का था। ली उसका फोन पिक करता है और कैसियन की तरह कहता है, हे सियोनबे, कैसे हो? लेकिन दूसरी तरफ से हमें कोई आवाज नहीं सुनाई जाती और इनके बीच की कन्वर्सेशन के बारे में भी नहीं बताया जाता। फिर ली सीरियस होकर किसी और देखने लगता है। वो सियोनबे से कहता है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूं। उसके बगल से हमें एक सीन दिखाया जाता है और ये शायद वॉन और वो बुली हैं। फिर हम देखते हैं वॉन और सारे बुली आमने सामने खड़े थे। वॉन उन्हें ज्यादा भाव नहीं दे रहा था क्योंकि उसे याद ही नहीं कि ये सब कौन है।
फिर वो अपने दिमाग पर जोर देने लगता है और उसे याद आता है कि ये वही बुली हैं जिन्होंने इस बॉडी के असली मालिक को टॉयलेट में डुबो दिया था। तभी वॉन मोरस की तरफ देखने लगता है, लेकिन मोरस उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि चिंता मत करो, ये मुझे नहीं देख सकते। तभी आवाज आती है, आखिर तुम उधर कहां देख रहे हो बेवकूफ। ये बोलने वाला येलो हेयर बुली था। फिर वह आगे कहता है, तुमने हमें डरा दिया था, क्या तुम ये जानते हो बेवकूफ। बेसबॉल वाला बुली भी उस पर भड़का हुआ था। फिर हम देखते हैं कोई सिगरेट के बंडल से सिगरेट निकालते हुए कहता है, गंगू, तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हें अब क्या करना चाहिए था। उन बुली का बॉस गांजा फूंकते हुए और गुस्से से कहता है, अगर तुम उठ गए थे तो तुम्हें सीधा मेरे पास आना चाहिए था, लेकिन तुम उसकी बजाय यहां आकर चुप गए थे। फिर वो बुली शॉक्ड होकर देखने लगते हैं क्योंकि वॉन ने कहा था, क्या ये सब इसके साथ तुमने किया था। वॉन गुस्से से कहता है, आज मेरा मूड बहुत खराब है। फिर वो अपनी हाथ की उंगलियां चटकाते हुए कहता है, वैसे बच्चों को मारना मेरी डिक्शनरी में नहीं है, लेकिन गाइस चिंता मत करो, इसके लिए मैं तुम्हारे लिए एक्सेप्शन करूंगा। लेकिन उसकी रंग में भंग करते हुए मोरस कहता है, कैसियन, ह्यूमन फॉर्म में भी विलन्स मामूली इंसानों से ज्यादा ताकतवर होते हैं अगर तुम अपनी पावर्स पर कंट्रोल लूज करते हो तो। लेकिन वॉन उसकी बात काटते हुए कहता है कि मैं जानता हूं इसके बारे में। तभी एक बुली उसके पास आकर कहता है, आखिर तुम किस बारे में बड़बड़ा रहे हो। आखिर तुम ऐसे अलग और अजीब तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो। लेकिन वॉन बिना डरे उसकी आंखों में देखने लगता है, जिसे देखकर बुली का गुस्सा अब लाइन क्रॉस कर देता है। बुली गुस्से में वॉन को स्लैप करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आंखों में आंख डालकर देखने का। लेकिन जैसा कि मोरस ने बताया था, वॉन उससे काफी तेज था। बुली उस पर अटैक करता इससे पहले वॉन ने अपना अटैक कर दिया था और एक ही पंच में वो बुली नॉकआउट हो जाता है। वॉन भी अब फाइट करने के लिए फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है। उस बुली के दूसरे साथी ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि रोज मार खाने वाला आज खुद मार रहा है, और येलो हेयर बुली उनके सामने अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाता है और कुछ देर के लिए वहां शांति हो जाती है। पर्पल हेयर बुली अपने मन में कहता है, क्या इस लूजर ने अभी अभी क्या किया। फिर उसका अगला साथी वॉन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो भी येलो हेयर बुली की तरह कहता है, मैं तुम्हें इस बार जान से मार डालूंगा। लेकिन हम वॉन को देखते हैं, उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और क्लियरली उसकी मूवमेंट्स को देख पा रहा था। वॉन फिर से तेजी से आगे बढ़ता है और हम देखते हैं उसने बुली के अटैक को अपने खाली हाथों से ही रोक लिया था और अब वॉन भी अटैक करने के लिए रेडी था। तभी एक साउंड आती है हड्डी टूटने की। हम देखते हैं वॉन ने इसे भी सिर्फ एक ही पंच से नॉकआउट कर दिया था और उसका बैट भी सीन में कैप्चर हो जाता है। बिल्कुल सिमिलर बाहुबली 2 का सीन लग रहा है। फिर हम उस पर्पल हेयर बुली को देखते हैं, उसके तोते उड़ गए थे और साथ में उसके मुंह से उसकी सिगरेट भी गिर जाती है। वो यही सोच रहा था कि इसने उन्हें कैसे हरा दिया। वो अपने बाकी साथियों की तरफ देखकर अपने मन में कहता है, ये सभी बेहोश हो गए हैं। फिर वो वॉन को देखता है, लेकिन वॉन भी उसे ही देख रहा था। वॉन उससे कहता है, क्या तुम उन लोगों को बुली करके गिल्टी महसूस करते हो। लेकिन बुली कुछ नहीं कहता। वॉन उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और बुली से कहता है, क्या हुआ, तुम्हारी जवानी अब कहाँ गई। फिर वो बुली हंसने लगता है और हंसते हुए वॉन से कहता है, क्या कहा गिल्टी, मैं भला ऐसा क्यों फील करूंगा, ये क्या है। फिर बुली पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो या कूल बनने की एक्टिंग कर रहे हो, हारे हुए लूजर। फिर बुली आगे कहता है, उन दो कमजोरों को मारकर खुद को क्या कहीं का 30 मार्का समझ रहे हो। लेकिन वॉन सीरियस वे में कहता है, ये मैंने इसलिए नहीं कहा था, लेकिन अब लगता है कि तुम्हें भी सबक सिखाना चाहिए। अब हम देखते हैं वॉन को, जो कि अब बहुत गुस्से में आ गया था और उसके अंदर से किलिंग इंटेंट निकलने लगता है। वो अपनी मुट्ठी दिखाकर बुली से कहता है, मेरे फिस्ट तुम्हें टीच करेंगे। वॉन फिर से तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। बुली उसे देखकर स्माइल कर रहा था और अपने मन में कहता है, ये फिर से वही टेक्निक यूज कर रहा है। फिर वो बुली और वॉन दोनों बहुत क्लोज आ गए थे। बुली पहले अटैक कर देता है। उसे लगता है कि ये अटैक वॉन को हिट करेगा ही, वो इससे नहीं बच पाएगा।
लेकिन वॉन उसके इस अटैक को सही समय पर नीचे झुककर डॉज कर लेता है और बुली के फेस पर अपना एक परफेक्ट अपरकट हिट कर देता है। बुली अभी भी खुद को बैलेंस्ड रखने की कोशिश करता है, लेकिन वॉन के पंच का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि बुली अपना सिर नीचे नहीं कर पा रहा था। और हमारा हीरो भी यहीं नहीं रुकता। वो फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और बुली के पेट में एक पंच जड़ देता है, जिससे बुली को तारे जमीन पर दिख जाते हैं। उसकी आंखें वाइट हो गई थीं। बुली अपना पेट पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन वॉन को उसे देखकर तरस भी नहीं आ रहा था। वैसे वॉन का ये स्टाइल सही है। अगर आप सब में से कोई भी फाइट की सिचुएशन में फंस जाओ तो एक बात याद रखना, कभी भी अपने एनिमी को पीठ मत दिखाना अगर वो हारा नहीं है तो, और उस पर तरस भी मत खाना। आगे हम देखते हैं। वॉन उस बुली से कहता है, क्या अभी भी तुम्हें गिल्टी फील नहीं हो रहा है? लेकिन वॉन के पंच की वजह से बुली अभी भी दर्द में है। यही वजह बनती है तुम्हारे ज्यादा नुकसान के। हार मानने में कोई दिक्कत नहीं। अगर हम अपने प्राइड को साइड में रखकर झुक जाएं, तो फिर नेक्स्ट टाइम हम अपने प्राइम में वापस आ सकते हैं। ये सुनकर वॉन उसे उसके कॉलर से पकड़कर उठा लेता है और बुली से कहता है, लगता है कि लेसन तुम्हें सही से समझ में नहीं आया। मैं खुद को होल्ड बैक कर रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं करूंगा। फिर वॉन एकदम कोल्ड वे में उसकी तरफ अपना किलिंग इंटेंट के साथ देखता है और कहता है, तो अब इसे ऑफिशियली शुरू करते हैं। अब तो बुली की भी फटने लगती है, क्योंकि भाई तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन जो बंदा हमेशा फाइट करता रहता है उसके अंदर से काफी खतरनाक ऑरा निकलता है। ये हमें दिखता तो नहीं, लेकिन महसूस जरूर होता है। और इसी की वजह से कभी या तो सामने वाला डरेगा या आप डरोगे। लेकिन वॉन और कुछ करता इससे पहले उसके पीछे से कोई आकर कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये अब बहुत हो चुका है? हम देखते हैं ये रेड हेयर बॉय ली होता है। बुली भी डरता है, लेकिन ली तो उसे बचाने आया था। बुली घबराते हुए कहता है, यू चैन। वॉन उसकी ये बात सुनकर पहले उस बुली को साउथ फिल्मों की तरह कबाड़ की तरह फेंकता है और फिर कहता है, ये तुम्हारा मसला नहीं है तो इससे दूर रहो। लेकिन ली भी आगे से कहता है, ये सब तुम्हारे मैच के नहीं हैं, तो इन्हें इतना मारने का कोई मतलब नहीं बनता। फिर वॉन के पीछे से बुली सोचता है, क्या उसके कहने का मतलब है कि उसे उसका मैच नहीं मिला? क्या हम सब उसके मैच के नहीं हैं? और क्या ली को लगता है कि हम इस बुलशिट से कमजोर हैं? बुली से यह बात हजम नहीं होती और वो गुस्से में अपने दांत पीसने लगता है। फिर वॉन के ऊपर पीछे से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वॉन को उसके बारे में पता था। वॉन वहीं से टर्न लेता है और बुली से तेज उसको एक बैक किक जड़ देता है। भाई, ताइक्वांडो सीख लो। ये सबसे पावरफुल मार्शल आर्ट्स में से एक है। हो सके तो कभी तुम भी स्ट्रीट फाइट में पड़ जाओ। ये किक खाने के बाद बुली काफी दूर जाकर गिरता है और अब वो वॉन के ऊपर फिर से हमला करने के बारे में नहीं सोचेगा। ली वॉन को रोक लेता है उसके कंधे पर हाथ रखकर, लेकिन वॉन बहुत गुस्से में था। ली के ऐसा करने से वॉन समझ जाता है शायद ये भी उन बुली का साथी है, और वो बहुत तेजी से ली की तरफ देखता है। ली भी कुछ महसूस करके हैरान हो गया था, क्योंकि उसके तुरंत बाद ही वॉन ली के ऊपर मुआ थाई की एल्बो स्ट्राइक करता है। वॉन भी कुछ देख लेता है, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ली ने उसके अटैक को अपने हाथों से ब्लॉक कर लिया था। वॉन फिर से अटैक करता है, लेकिन ली तो मानो डेमन किंग फुटवर्क कर रहा हो, यानी हाईली ट्रेंड फुटवर्क का यूज करते हुए वॉन के फास्ट अटैक को डॉज कर रहा है। वॉन ये देखकर शॉक्ड नहीं था कि ली उसके अटैक्स को डॉज कर रहा। वो ये देखकर शॉक्ड है कि ली बहुत फास्ट मूवमेंट्स का इस्तेमाल करके वॉन के ऊपर अटैक करने वाला है। ली वॉन के ऊपर स्लो मूवमेंट वाली किक का इस्तेमाल करता है। इसके नाम पर मत जाना, ये किक बहुत खतरनाक होती है। स्पीड थोड़ी कम, लेकिन इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। वॉन भी उसके इस अटैक को डॉज कर लेता है। मोरस वॉन से कहता है, कैसियन, ये लड़का एक साइकर है। अगर तुम इसके साथ अपने इंसानी फॉर्म में फाइट करोगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। वॉन मोरस से कहता है, क्या ये एक साइकर है? लेकिन ली इन सब पर ध्यान न देते हुए वॉन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि पहला अटैक वॉन ने ही किया था। तो ये सही है, ली अपने पंच से वॉन के ऊपर अटैक करता है। लेकिन वॉन ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, वो उसके अटैक से बच जाता है। लेकिन हम देखते हैं वॉन ने ली का पंच डॉज तो किया था, लेकिन उसके फेस पर एक कट लग गया था। अभी तक वॉन ली को सीरियसली नहीं ले रहा था,
लेकिन अब दोनों ही फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं। वॉन बस हल्का सा नर्वस था, ये सोचते हुए कि अगर मैं अपने कैसियन के फॉर्म में होता तो अब तक इसे सिर्फ अपने कॉम्बैट के साथ ही हरा चुका होता। इसे ही नहीं, इसके जैसे कई भी आ जाएं तो भी मेरा सामना नहीं कर पाते। ली भी थोड़ा नर्वस था, ये सोचते हुए कि ये बंदा यानी वॉन भी एक साइकर है। लेकिन ली खुद को शांत करते हुए वॉन से कहता है, बस इसे यहीं रोक दो, एक दूसरे से फाइट करके कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ भाई, बात तो सही कही है, अगर फाइट बात करके खत्म हो जाए तो ज्यादा बेटर होता है नॉर्मल या हैवी इंजरीज से बचने का। वॉन उसकी ये बात सुनकर कहता है, क्या कहा? ली उसे एक बैंडेज देता है और वॉन से कहता है, तुम्हारे फेस से ब्लड निकल रहा है। ली और वॉन एक दूसरे को ही घूर कर देख रहे थे, लेकिन वॉन का भी मन अब भर गया था फाइट करते हुए, इसीलिए वो ली से बैंडेज ले लेता है और बिना कुछ कहे वहां से पीछे मुड़कर जाने लगता है। ली भी उसे वहां से जाते हुए देख रहा था, लेकिन वो भी कुछ नहीं कहता। फिर ली उन बुलिस की तरफ देखकर अपने मन में कहता है, इन सबको उस एक बंदे ने अकेले मारा, आखिर ये बंदा था कौन? फिर वो कुछ और देखता है। ली अपने हाथ को देखता है जिस पर वॉन ने एल्बो स्ट्राइक किया था। उस जगह पर रेड निशान बन गया था, क्योंकि वॉन के स्ट्राइक का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। अब आगे हम एक सिटी को देखते हैं, फिर एक पीसी कैफे को। कोई बंदा किसी साइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बार बार फेल हो जा रहा था। कंप्यूटर स्क्रीन को देखकर लगता है कि ये वॉन ही होगा, क्योंकि स्क्रीन पर आउट ऑफ लैंपस एक्सेस लिखा था। वॉन कहता है, उन कमीनों ने लैंपस से मेरी आईडी डिलीट कर दी। मैंने भी ऐसा ही मान लिया था, लेकिन अब लगता है ये बहुत बुरा है। फिर हम कुछ बिल्डिंग्स को देखते हैं और एक स्ट्रीट में हम वॉन और मोरस को देखते हैं। वॉन मोरस से कुछ पूछता है। वॉन मोरस से बर्गर खाते हुए पूछता है, मोरस तुम्हें कैसे पता चला कि वो बंदा एक साइकर है? मोरस वॉन से कहता है, क्या तुम उस रेड हेयर बॉय की बात कर रहे हो जिससे अभी हम थोड़ी देर पहले मिले थे? मोरस बताता है, जब उसने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा था तब मैंने उसकी पावर्स को सेंस कर लिया था। वॉन कहता है, तुम्हारी ये स्किल मेरे बहुत काम आएगी और अब लगता है कि तुम भी कुछ काम के हो। मोरस कहता है, ये तो कुछ नहीं, मैं इससे भी ज्यादा बहुत कुछ कर सकता हूं। पावर एनालिसिस से मैं और भी बहुत कुछ ढूंढ सकता हूं। वॉन कहता है, पावर एनालिसिस? आखिर तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता है? ये सुनकर मोरस कहता है, ये इसलिए क्योंकि मैं एक माइटी सोल हूं और मुझे द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज का भगवान भी कहा जाता है। फिर मोरस आगे कहता है, इसीलिए क्यों ना तुम अपने विलन के फॉर्म में स्विच करो, इससे मैं तुम्हारी पावर और स्किल्स को एनालाइज करूंगा और ये सब मेरे कंट्रोल में होगा। लेकिन वॉन कुछ नहीं कहता है। मोरस उससे कहता है, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। वॉन भी फुल स्वैग में कहता है, जाहिर है बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैं ये करके और स्ट्रांग बनना चाहता हूं, क्योंकि अभी तक मेरे पास सिर्फ एक विलन की ही पावर है। वॉन मोरस से पूछता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? मोरस वॉन से कहता है, पहले एक बात समझो, विलेंस ज्यादातर उसी वजह से जन्म लेते हैं जब इंसान अपनी 5 इच्छाओं और 7 भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता। वॉन कहता है, सुनकर लगता है कि यह काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। मोरस उससे कहता है, तुम्हारे केस में मुझे लगता है कि गुस्सा तुम्हारे विलेन बनने और तुम्हें पावर्स देने के लिए उकसाता है, यानी कि तुम्हारा ट्रिगर गुस्सा है तुम्हें एक विलेन में चेंज करने का। वॉन अपने हाथ को देखकर कहता है, क्या कहा? गुस्सा? फिर वो उन सब फ्लैशबैक को याद करता है जिसमें कैसियन के जैफ के साथ बचपन में बिताए लम्हे और जैक के जैफ को मारने और खुद कैसियन के मरने को वो याद करता है, जिससे उसके अंदर से फिर से डार्क एनर्जी निकलने लगती है। फिर वॉन चिल्लाते हुए कहता है, तुम सब लैंप्स के कमीने, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। मोरस वॉन से कहता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो और इतना चिल्ला क्यों रहे हो? वॉन कहता है, क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया था। मोरस कहता है, इसे ऐसे नहीं करते बेवकूफ, सिर्फ अपने मन में गुस्सा होने की कल्पना करने की कोशिश करो जिससे तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं होगी। वॉन चिढ़ते हुए कहता है, ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी। इन दोनों की बकवास ऐसे ही चलते रहती है। फिर आगे हम रोड पर एक ब्लू कार को देखते हैं। कोई कहता है वो विलेन ब्लास्टर के नाम से मशहूर है, उसे सिर्फ ब्लास्ट करना और ब्लास्ट होते हुए देखना काफी पसंद है। ये सच में काफी घटिया सोच रखने वाला विलेन है। फिर हम एक टैबलेट को देखते हैं।
उसमें जिसकी इमेज दिख रही थी शायद यही वो विलेन ब्लास्टर है। कोई कहता है, मैंने सुना है कि ये 2 दिन पहले कोरिया में घुसपैठ करने आया था और आज इसे गार्डन में देखा गया था। ये सब बातें करने वाला ली था। फिर वो आगे कहता है, इसके ऊपर एक 102 लोगों की डेथ और इंज्यूरीज का केस दर्ज है। सच में लगता है इसने रॉकी भाई की फिल्म देखी है। उसके बगल वाली सीट पर भी कोई बंदा बैठा हुआ था। वो सैंडविच का एक बाइट लेकर कहता है, ये विलेन क्लोज कॉम्बैट में फिजड्डी है, लेकिन इसकी स्पेशलिटीज बॉम्ब बनाना है, जो कि सच में सर दर्द बन जाता है। और इसके साथ हमें फाइट करते वक्त हमेशा केयरफुल रहना होगा क्योंकि ये बहुत तेज है। हमें इसकी प्रोफाइल दिखाई जाती है। इसका नाम दाएवुंग ली है और ये भी एक नाइट है, बी रैंक का। फिर वो आगे कहता है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि वो सच में एक घटिया पर्सन है और काफी खतरनाक भी। लेकिन ली धीरे से कहता है, हमें इस दुनिया से सारे विलेंस का नामो निशान मिटाना होगा। ली सीरियस होकर कहता है, क्योंकि वो कमीने अपनी इच्छाओं या भावनाओं को कंट्रोल में नहीं रखते। ये सब समाज के लिए खतरा है और हमें इन सब को ढूंढना होगा और तुरंत खत्म कर देना होगा, इससे पहले कि वो सब कोई दिक्कत खड़ी कर दें। दाएवुंग ली हैरान होकर कहता है, जब हम नॉर्मली बात करते हैं तब भी तुम सीरियस होकर ही बात करते हो, लेकिन जब विलेंस की बात हो तब तुम खुद एक विलेन की तरह बन जाते हो। ली उसकी तरफ बिना देखे ही कहता है, क्या जजमेंट के तौर पर हमें विलेंस को खत्म नहीं कर देना चाहिए, और क्या ये हमारी ड्यूटी नहीं है? भाई, इस दूसरे ली का नाम काफी अजीब है, इसीलिए अब से मैं इसे जिन्हो कहूंगा। वो स्माइल करते हुए कहता है, मैं एक साइकर हूं और मैं विलेंस के साथ फाइट करूंगा। फिर वो ली की तरफ देखकर कहता है, और तुम मिस्टर ट्रेनी, तुम मुझे पीछे से बैकअप देना। लेकिन ली उससे कुछ नहीं कहता, बस उसकी तरफ देखता है। फिर आगे हम हमारे हीरो को देखते हैं। वो अपनी सिस्टम विंडो पर कुछ देख रहा होता है। वॉन अपनी स्टेटस देख रहा था। मोरस उससे कहता है, ये तुम्हारा फुल बायो है, ये तुम्हारे पावर एनालिसिस से बनाया गया है। वॉन कहता है, इसे देखकर लगता है कि मैं किसी गेम के अंदर हूं। फिर वो अपनी 2 स्किल्स को देखता है, जिसमें पहली वाली का नाम था शैडो स्लाइसर और दूसरी वाली का नाम था सेल्फ हीलिंग। मोरस उससे कहता है, तुम इन स्किल्स को ट्राई कर सकते हो अभी। और इसी वक्त वॉन अपने फेस पर लगे स्क्रैच को हिल करने की कोशिश करता है और ये परफेक्टली हो भी जाता है। मोरस उससे कहता है, इसका इतना ज्यादा असर इसीलिए हुआ क्योंकि तुम्हारी काबिलियत पहले से कई गुना है। वॉन कहता है, तुमने सही कहा। फिर वॉन अपने हाथ को देखकर मोरस से पूछता है, क्या होगा अगर मेरी बॉडी का कोई पार्ट कट कर गिर जाए तो क्या? ये स्किल उसे भी हिल कर सकती है। मोरस उसे सीधा जवाब ना देकर कहता है, ये सब कुछ तुम्हारे मैक्सिमम मैजिक पॉइंट्स पर निर्भर करता है। फिर वॉन अपनी स्टेटस विंडो में अपने मैजिक पॉइंट्स को देखता है, जो कि 300 थीं। लेकिन उसी के साथ एक और चीज दिखती है, जो कि थी एक हिडन स्किल। इसके बारे में वॉन मोरस से पूछता है। मोरस उसे बताता है, ये तुम्हारी हिडन स्किल अभी एक्टिवेट नहीं है क्योंकि तुम्हारा लेवल अभी बहुत कम है। जब तुम लेवल अप करोगे तब ये अनलॉक होगी। आगे हम देखते हैं। वॉन शॉक्ड होकर कहता है, 1 मिनट रुको, मेरे मैजिक पॉइंट सिर्फ 300 हैं? जब मैं एक साइकर हुआ करता था तब मेरे पास 1500 से भी ज्यादा पॉइंट्स थे। वॉन मोरस से कहता है, क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरे पास एपोक्लिपस लाने का पोटेंशियल है? लेकिन इतने से मैजिक पॉइंट्स देखकर मुझे तुम पर शक हो रहा है। कहीं तुम मुझे मामू तो नहीं बन रहे? मोरस कहता है, नहीं, मैं तुम्हें मामू नहीं बना रहा हूं। जब तक तुम फुल विलेन नहीं बन जाते तब तक तुम्हारे पास यह स्किल नहीं आएगी। फिर मोरस कहता है, किसी महान इंसान ने कहा था, नो पेन नो गेन। जब तक तुम मेहनत नहीं करते तब तक तुम्हारे पोटेंशियल का कोई मतलब नहीं है। वॉन अपनी स्टेटस विंडो देखकर कुछ तूफानी प्लान करता है और मोरस से कहता है, तुम्हारे पावर एनालिसिस से क्या तुम दूसरों की पावर्स को भी देख सकते हो? जिस पर मोरस हामी भरता है, जिससे वॉन खुश हो जाता है। लेकिन अगले ही पल मोरस उसकी रंग में भंग करते हुए कहता है, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल दिन में सिर्फ 3 बार ही कर सकता हूं। वॉन पूछता है, क्या होगा अगर तुम इसका इस्तेमाल 3 बार से ज्यादा करो? तो मोरस उससे कहता है, मैंने जैफ के साथ इसे ट्राई किया था, लेकिन मैं आधे दिन के लिए नींद में चल गया था। बिल्कुल रिमूरू की तरह नाम देकर लुढ़क जाना। वॉन मोरस की तरफ देखकर कहता है, अच्छा, तो आधे दिन तक? ये सुनकर और वॉन की अदा देखकर मोरस को दाल में कुछ काला नहीं,
बल्कि पूरी डाल ही काली लगती है। मोरस माहौल सही करते हुए कहता है, चलो अब हम तुम्हारे मेन स्किल को ट्राई करके देखते हैं। वॉन उससे पूछता है, इसे कैसे करना है? क्या मैं वीडियो गेम की तरह स्किल का नाम लेकर जोर से चिल्लाऊं? मोरस उसे कहता है, इमेजिन करके देखो कि शैडो स्लाइसर कैसा दिखेगा। वॉन कहता है, शायद इस तरह से दिखेगा। वो हवा में एक स्लैश लगाता है और उसका स्लैश जब जमीन से टकराता है तो जमीन में बड़ा सा क्रैक पड़ जाता है। इस स्किल को देखने के बाद दोनों ही एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। वॉन कहता है, शैडो में से कुछ निकलकर आया था, तुमने उसे देखा? जिस पर मोरस हामी भरता है। वो अपने हाथों पर बने क्लॉज को टच करके देखता है। वॉन हैरान होकर कहता है, मैं इसे टच कर सकता हूं। देखने पर यह शैडो की तरह लगता है, लेकिन टच करने पर यह किसी असली स्वॉर्ड की तरह लगता है। मोरस अपने मन में कहता है, मुझे लगा कि इसे इस स्किल को समझने में पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि इसे ये चीज इतनी आसानी से समझ आ जाएगी। क्या ये वही पोटेंशियल है जिसे जैक ने इसके अंदर देखा था? वॉन कहता है, ये बहुत सॉलिड है। मैं इसका इस्तेमाल अपने डिफेंस के लिए एक शील्ड के तौर पर भी कर सकता हूं। अब कुछ देर बाद मोरस वॉन से कहता है, विलन अपने आउटफिट्स और वेपन्स को खुद डिजाइन कर सकते हैं। वॉन कहता है, मुझे इसके बारे में पहले से ही पता है। हम देखते हैं वॉन के न्यू फॉर्म को। वो मोरस से कहता है, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, इसे इस तरह से कर सकते हैं। मोरस उसका मजाक बनाते हुए कहता है, मैं देख सकता हूं कि फैशन तुम्हारे स्किल्स में से एक नहीं है। ये सुनकर वॉन को एम्बेरेशमेंट फील होता है, क्योंकि मोरस की बात में दम तो है।